हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने चल रहे हैं और आपका पेपर का जो टाइम टेबल आ चुका है उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अच्छे से प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और हम लोग आज आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, इसको 2-3 लेक्चर में ख़त्म करके फिर उसके बाद आपको पेपर सॉल्व कराऊंगा। और जो कुछ आपके वाटर चैप्टर के 1-2 टॉपिक ऐसे हैं जो इस बार मतलब आने की संभावना है, तो उस टाइप के न्यूमेरिकल आने की संभावना है, तो उसको भी कराऊंगा। बस ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है तो इम्पॉर्टेंट वो और फ्यूल का एक क्वेश्चन कराना है, एक फ्यूल का क्वेश्चन, एक वाटर का क्वेश्चन, इन दोनों टॉपिक का एक एक क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, तो उसको कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सब्सटेंस या आप हिंदी में बोल सकते हो पदार्थ। तो ये क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आसानी से टूट जाए, आयंस में टूट जाए, वो इलेक्ट्रोलाइट है। और जो आसानी से ना टूटे वो क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, या आप बोल सकते हो आयंस में ना टूटे, ठीक है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ये किस में टूट रहा है, आयंस में टूट रहा है। और ये एक जैसे होता है ना कि कंप्लीट टूट, अच्छी तरह से टूट जाए, या जैसे आप चौक देख रहे हैं, ये क्या है, ऐसे ऐसे टूट गया है, ठीक है, कंप्लीट ये टूटा है। अगर कभी कभी होता है ना, पूरे आप तोड़ रहे हैं, टूट रहा है, बस क्रैक हो गया, टूटा नहीं, तो उसको आप क्या बोलेंगे, पार्शियल डिसोसिएशन, या पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है। और इसमें कंप्लीट डिसोसिएट में क्या हो रहा है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा, और जो आपका पार्शियल डिसोसिएट होगा वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू जो आती है, अल्फ़ा की वैल्यू, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो 1 और 0 के बीच में लाई करता है वैल्यू आपका। तो पॉइंट में भी हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3 भी हो सकता है। और इस वाले में क्या होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है। ये इसके एग्जाम्पल क्या हैं, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और इसमें क्या हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने क्या किया, पहले कंप्लीट डिसोसिएट और ये पार्शियल डिसोसिएट। पार्शियल कंप्लीट डिसोसिएट में क्या हो जाएगा, या इसमें आपका स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। अब स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट आप कैसे पहचानेंगे, पहचानने का तरीका क्या है, कि कैसे आपको लगेगा कि ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है। तो उसको पहचानने का तरीका ये है, या स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, या आप इसको बोल सकते हो स्ट्रांग एसिड, स्ट्रांग बेस। स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस कैसे पहचानोगे, उसको पहचानने का तरीका क्या है, आसानी से, या आप बोल सकते हो इजिली डोनेट H+ आयन। वो क्या करेगा, आसानी से H+ आयन डोनेट कर देगा। और इसमें बेस में क्या होता है, स्ट्रांग बेस क्या होता है, इजिली डोनेट OH- आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। ये भी एक्वा सॉल्यूशन में ही क्या करेगा, आसानी से क्या करेगा, H+ आयन दे देगा। और उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग एसिड के H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HClO4, ये आपका हो जाएगा पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। और फिर HClO3, ठीक है, HClO4, HClO3, ये हो जाएगा आपका क्लोरिक एसिड, HClO3 क्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट का मतलब कोई भी आपका सॉल्ट हो, ठीक है, वो भी हो सकता है। स्ट्रांग बेस में क्या हो जाएगा, ऑल एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। ऑल एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या है, जैसे आपका एल्कली मेटल कौन कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके क्या हैं हाइड्रोक्साइड। तो आप जैसे LiOH, NaOH, KOH, RbOH, ऐसे करके ये आपका क्या हो जाएगा। और फिर उसके बाद एक BaOH का होल ट्वाइस, ये भी होता है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग बेस हो जाएंगे। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग वीक एसिड और वीक बेस का डिस्कशन करते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया, हुआ।
देखिए थोड़ा मौसम की वजह से ये लाइट सही से दिख नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि मौसम ख़राब है, तो सूर्य की रोशनी भी और ये लाइट का प्रॉब्लम है, इसी वजह से आपको बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप इसी में एडजस्ट करिए। इसके बाद आता है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक साइड क्या हो जाएगा वीक एसिड, एक साइड हो जाएगा वीक बेस। वीक एसिड वीक बेस, इसमें क्या हो जाएगा वीक एसिड में और वीक बेस में। वीक एसिड में देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, ये इस वाले में कंडीशन क्या हो जाएगा, ये आसानी से क्या होगा H+ नहीं देगा, और ये भी आसानी से OH- नहीं देगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, या मैं आपको बता रहा हूँ आसानी से, जैसे इसको कैसे पहचानोगे कि ये वीक एसिड है और ये वीक बेस है, तो वो क्या करेगा एक्वस सॉल्यूशन में आसानी से H+ डोनेट नहीं करेगा, और इसमें क्या हो जाएगा OH- आसानी से एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट नहीं करेगा। तो ये इन दोनों का कंडीशन एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूँ। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा H2SO3, या सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं ना, H2SO3, H2SO3, या इसी को सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं। HNO2, नाइट्रस एसिड, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है SClO2, SClO2, SClO3, 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 SClO2, SClO। देखो SClO2 को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है क्लोरस एसिड। SClO2 को बोलते हैं क्लोरस एसिड, और SClO3 को क्या बोलते हैं, ये SClO3 नहीं, SClO है, SClO, क्योंकि इसके पहले वाले में SClO3 था ना। SClO को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, या H3PO3, ठीक है। H3PO3, H3PO3 बोरिक एसिड बोलते हैं ना इसको, H3PO3 हो गया। फिर उसके बाद आपका है H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। और वीक बेस में क्या हो जाएगा, वीक बेस में आप वही जैसे हमने बताया पहले वाले में, सेम इसमें भी लिखना है, ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप वाला, ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल, ऑल एल्केलाइन अर्थ मेटल, या आप लिख सकते हो इसकी जगह पे आप एक और भी लिख सकते हो, एक्सेप्ट BaO, ये मेटल हाइड्रोक्साइड होगा इसका, हाइड्रोक्साइड, एक्सेप्ट BaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि वो BaOH का किस में था, वो स्ट्रॉन्ग बेस में था। एक्सेप्ट BaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्सेप्ट BaOH का होल ट्वाइस, एंड ऑल ऑर्गेनिक बेसिस, एंड ऑल ऑर्गेनिक बेसिस, जैसे कौन कौन सा हो जाएगा, NH3 अमोनिया, अमोनिया हो गया, या फिर आप
डी ब्लॉक के मेटल हाइड्रोक्साइड जो भी हैं, डी ब्लॉक के जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो डी ब्लॉक मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका वीक एसिड, ये वीक बेस, ठीक है। ये इसमें मैंने बता दिया है कि ये आपका क्या हो जाएगा, आसानी से नहीं H+ डोनेट करेगा, इसमें भी आसानी से OH- डोनेट नहीं करेगा। तो ये इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस थियरी, ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। हो गया। लिखिएगा एसिड बेस थियरी। एसिड बेस थियरी, इसमें आपके 4 हैं। एक है आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, एक है ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थियरी, और एक आपका लुईस एसिड बेस थियरी, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी है। ये आपके 4 हैं। चारों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि यहीं से अगर आपको ये नहीं पता रहेगा कि ये कौन सा एसिड है, कौन सा आपका स्ट्रांग एसिड है या कौन सा वीक एसिड है, अगर आपको नहीं पता रहेगा आप पीएच का एक भी न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कंसनट्रेट एसिड है, ये आपका डाइल्यूट एसिड है। तो वहाँ पे जैसे आपको दिया रहता है कि कंसनट्रेट या आप स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, जैसे आपको दे दिया गया 2 स्ट्रांग एसिड का मिक्सचर दे दिया गया, 2 स्ट्रांग एसिड का मिक्सचर दे दिया गया, तो आप स्ट्रांग एसिड पहचानेंगे तब ना बता पाएंगे कि ये स्ट्रांग एसिड है कि स्ट्रांग बेस है। नहीं, फार्मूला आप लगा के चले आएंगे, स्ट्रांग एसिड वाला वीक बेस वाला लगा के चले आएंगे या वीक एसिड वाला लगा के चले आएंगे, फार्मूला गलत हो जाएगा। तो ये आपको पता रहना चाहिए, तो इसीलिए आपको पहले ये पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एसिड बेस थियरी में पहला है आपका आर्हेनियस थियरी। आर्हेनियस एसिड बेस थियरी, इसमें पहला एक साइड लिखिए आर्हेनियस एसिड, और दूसरे साइड लिखिए आर्हेनियस बेस। आर्हेनियस बेस। अब आर्हेनियस एसिड में क्या करेंगे, यहाँ एक साइड चाहे आप ऐसे बीच में डिवाइड करके कर लीजिए, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। पहले में लिखेंगे डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये हो जाएगा डोनेट H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें दूसरे वाले में लिखेंगे OH- डोनर, OH- डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अब एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे आपका HClO4 हो गया, HClO4 हो गया, या फिर आपका हो जाएगा HX में आपका HCl HBr HI सब हो जाएगा HX, या H2SO4, या फिर HNO3 H3PO4 H3PO4, फिर उसके बाद आपका है HClO4 HCN ETC, HClO4 HCN ETC,
इस वाले में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इस वाले में आप लिख लीजिए MOH। जैसे MOH का मतलब जो आपका एल्कली मेटल था ना, MOH कामा MOH का होल ट्वाइस कामा MOH का होल थ्राइस। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। ये क्या हो जाएगा, ये आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड MOH का होल थ्राइस, तो ये एल्युमिनियम का ही Al++ होता है ना। और ये क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एल्कली मेटल MOH, और ये MOH का होल ट्वाइस एल्केलाइन अर्थ मेटल, और MOH का होल थ्राइस ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, आर्हीनियस एसिड बेस थ्योरी। अभी जो आपका एक दूसरा है आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी में क्या हो जाएगा, एक साइड में लिख रहा हूँ ब्रॉन्स्टेड एसिड और दूसरे साइड में ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। जो ये आर्हीनियस एसिड है वो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब इसमें आप चाहे इस तरह आप लिख सकते हो H+ डोनर, यहाँ जैसे डोनेट H+ था, ऐसे यहाँ भी क्या हो जाएगा, चाहे आप यहाँ लिखिए H+ डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। बट यहाँ पे आप ये मत लिखिएगा कि ब्रॉन्स्टेड आर्हीनियस बेस आर ब्रॉन्स्टेड बेस, गलत हो जाएगा। इसमें आप लिखिएगा H+ एक्सेप्टर, इसमें लिखेंगे H+ एक्सेप्टर। H+ एक्सेप्टर में क्या हो जाएगा, जैसे आप X- ले रहे हैं, इसमें आप H+, या आप ऐसे एरो बना के करिए, यहाँ पे H+ दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा HX। ठीक है, या आप ऐसे SCO3- दिया है, ये क्या हो जाएगा H+ दिया तो ये क्या हो जाएगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। या आप OH- ले लीजिए और H+, तो ये क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, ये H+ एक्सेप्टर है, ये क्या है ऑल आर्हीनियस, या आप बोल सकते हो H+ डोनर इन एक्वस सॉल्यूशन। H+ डोनर है, ये क्या है H+ एक्सेप्टर। बट जो आर्हीनियस एसिड होता है वही ब्रॉन्स्टेड एसिड भी होता है, सेम होता है। या आप बोल सकते हो ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर उसके बाद अभी आपका एक वो है लुईस एसिड बेस थियरी और कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी, नोट करिए जल्दी से। हो गया, हो गया।
जिनका छूट जाया करे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, थोड़ा सा बैक करिए और फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके फिर उसको बाद में नोट कर लीजिए क्लास ख़त्म होने के बाद। लुईस एसिड बेस थियरी, लुईस एसिड बेस थियरी इसमें क्या हो जाएगा, लुईस एसिड बेस थियरी में एक साइड लिखेंगे लुईस एसिड, दूसरे साइड क्या लिखेंगे, लुईस बेस। लुईस एसिड और दूसरे साइड लुईस बेस, ठीक है। तो लुईस एसिड वाले में क्या लिखेंगे हम लोग, लुईस एसिड वाले में लिखेंगे लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर डोनर, लोन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो यहाँ लोन पेयर डोनर एक्सेप्टर में ये क्या हो जाएगा, जैसे आपका एग्जांपल ले लीजिए S+ है, CO2 है, CO2 का ऑक्टेट कंप्लीट है बट उसमें क्या होता है, वो अपने बॉन्ड को तोड़ के क्या करता है, लोन पेयर को क्या करने का प्रयास करता है, एक्सेप्ट करने का प्रयास करता है। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए S+ CO2 PF5, ठीक है, PF5 हो गया, BCl SF4 हो गया, BF3 हो गया, फिर उसके बाद आपका है BC, चाहे आप BF3 या BCl3 लिख लीजिए, BCl3 AlCl3, ठीक है, AlCl3 हो गया, FeCl3, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, लोन पेयर डोनर। लोन पेयर डोनर का मतलब जितने भी आपके लोन पेयर डोनेट करने वाले हों, या जैसे आप NH3 देख लीजिए, NH3 हो गया, OH- हो गया, ठीक है। तो लोन पेयर जिसके पास भी हो वो क्या हो जाएगा, या H2O हो गया, ये सब क्या करते हैं, लोन पेयर को डोनेट करते हैं, H2O हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लुईस एसिड बेस थियरी। फिर एक लास्ट है आपका कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस थियरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थियरी। इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। इसमें क्या करना है, कोई भी आप एसिड ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एसिड, या जैसे आप क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेट एसिड आपको देखना है तो क्या करेंगे, कोई बेस ले लीजिए, उसमें H+ मिला दीजिए, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो कोई आप बेस ले लीजिए, बेस प्लस H, कोई बेस हो उसमें आप क्या मिला दीजिए, H+, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। अगर आप क्या करिए, कोई एसिड है उसमें क्या करिए, H+ मिला दीजिए, तो जैसे एसिड है, ठीक है, तो इसको कॉन्जुगेट बनाना है तो क्या करिए, H+ प्लस कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है।
तो बस एग्जाम्पल हम लोग लेके कर लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, एग्जाम्पल में आप ले लीजिए जैसे NO3 माइनस ले लीजिए, NO3 माइनस प्लस H प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ये बनेगा आपका HNO3, ठीक है। तो ये NO3 क्या है, आपका वीक है, वीक बेस है, उसमें कोई आप एसिड मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। कोई भी आप H प्लस डोनेट कर रहे हैं तो वो वीक बेस में, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पे वीक ले रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लेना चाह रहे हैं। आप वीक लेना चाहते हैं तो वीक बनेगा, स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्ट्रॉन्ग यहाँ वीक लेंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग लेंगे तो वीक बनेगा। बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका है, जैसे मान लीजिए SCO3 माइनस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है आपका, SCO3 माइनस, या बाइकार्बोनेट बोलते हो इसको, प्लस H प्लस, तो ये क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड ये आपका क्या है, वीक कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लो, कॉन्जुगेट बेस में हम लोग कोई एसिड ले लें और उसमें क्या हो जाएगा, H प्लस, और वो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हम लोग एसिड ले रहे हैं, वीक एसिड ले रहे हैं, HF क्या है, वीक एसिड है, तो इसमें H प्लस F माइनस, या F माइनस कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, ठीक है। या HNO3, यही इसी का उल्टा कर दीजिए, HNO3 ले लीजिए, तो ये क्या बनाएगा, NO3 प्लस H, या H प्लस, ये करके बनाएगा, ठीक है। तो ये आपकी चारों एसिड बेस थियरी ख़त्म हो गई है। इसके बाद आपका आता है pH स्केल, ठीक है। pH स्केल पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। pH स्केल, पहले pH स्केल भी थोड़ा बड़ा है, pH स्केल पे आते हैं। अभी एक इसमें बचा हुआ है, एक बचा है एम्फीप्रोटिक आपका, एम्फीप्रोटिक, उसमें क्या हो जाएगा, या आप बोलते हैं एम्फीप्रोटिक बोलते हो ना, या आप बोलते हो उभयधर्मी, जो आपका एसिड का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है। तो जैसे आप ले लीजिए SCO3 माइनस ले लीजिए, उसमें अगर H प्लस डोनर हो जाएगा और H प्लस एक्सेप्टर भी होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं एम्फीप्रोटिक का यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे SCO3 माइनस है, ठीक है, अगर H प्लस ऐड हुआ तो ये क्या बन जाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और अगर H प्लस निकला तो ये क्या हो जाएगा, कार्बोनेट CO3 माइनस, तो ये बनेगा आपका एम्फीप्रोटिक स्पीशीज। ये आपके पेपर में कभी कभी, इस पेपर में नहीं, ये JEE मेंस वगैरह में एक दो बार घुमा के पूछा है, बच्चे घूमते रह गए, नहीं कर पाए। जो पढ़ा होगा वो कर लेगा, जो नहीं पढ़ा होगा नहीं कर पाएगा। तो ये आपका हो गया है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद आपका आता है pH स्केल, जल्दी नोट करिए। इसमें जैसे ये है ना एम्फीप्रोटिक में, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, H प्लस डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर, इसको भी बोल सकते हैं। डोनर का भी काम करेगा और एक्सेप्टर का भी काम करेगा, तो दोनों के केस में तभी ये क्या कहलाएगा, एम्फीप्रोटिक। या आप ऐसे जैसे बोल सकते हो मेढक, मेढक क्या है, उभयचर है ना, पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, तो वही मेढक वाला काम है ये, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए, आगे फिर चलते हैं हम लोग। हो गया, मिटाएं, हेडिंग डाल दीजिए pH स्केल, या ब्रैकेट में करके लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल। अब इधर आपकी कुछ वीडियो ऐसी आएंगी कि आपको टाइमिंग का पता नहीं चलेगा, कभी भी आपके चैनल पे आ जाएगा वीडियो, क्योंकि आपका पेपर नज़दीक है, तो थोड़ा जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं उसको खींच देता हूँ।
और जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उसको खींचूंगा, कुछ और नहीं कि आपको फर्जी चीज़ें बताता रहा हूँ, फर्जी वाला नहीं। हेडिंग डाल दीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, इसमें क्या करना है, देखिए ये पीएच स्केल की बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये कैसे पीएच हम लोग निकालते कैसे हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पीएच आपको पता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी इसमें और भी कंडीशंस हैं कि किस कंडीशन पे आपका एसिडिक होगा, किस कंडीशन पे आपका बेसिक नेचर होगा, वो सब भी मैं बताऊँगा। आप इसको पहले हेडिंग डाल दीजिए, फिर इसमें लिखेंगे pH is a unit measure the degree of acidity or basicity, acidity और बेसिसिटी, अम्लीयता और क्षारीयता को नापने का काम करता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, तो ये क्या है, पीएच इज अ यूनिट मेजर द डिग्री ऑफ एसिडिटी और बेसिसिटी, एसिडिटी को या अम्लीयता या क्षारीयता को क्या करता है, नापने का काम करता है, ठीक है। इसमें आगे लिखेंगे, इसको किसने दिया था, डेनिस बायोकेमिस्ट थे। डेनिस, जैसे आप स्पेनिश बोलते हैं या ब्रिटिश बोलते हैं, ऐसे ये डेनिस है, डेनिस बायोकेमिस्ट, बायोकेमिस्ट सोरेन, ये इनका नाम बहुत बड़ा है, नाम इनका है सोरेन पीटर लॉरेट सोरेन पीटर लॉरेट सोरेंस, ठीक है, ये इनका नाम है। ये डेनिस बायोकेमिस्ट थे, तो इन्होंने क्या दिया था, ये पीएच स्केल कैसे हम लोग पीएच निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिए, पीएच वैल्यू की डिफिनीशन होती है ना, लिखिए इट इज़ डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का आप क्या लिख सकते हैं, आयन, और यहाँ पे आयन के आगे आप लिखेंगे कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा, जैसे पी एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, ठीक है, या इसी को आप लिख सकते हो लॉग 1/H प्लस, ठीक है, या H प्लस इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 10 के पावर -pH, ठीक है, ये भी होता है और ये तो होता ही है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, pH इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में, आपको दे देगा कि कंसंट्रेशन, कभी कभी क्या कर देता है, नॉर्मलिटी में दे देता है, तो कंसंट्रेशन में चेंज करना है। पहले आप क्या करेंगे, मोलरिटी में, क्योंकि आपको मोलरिटी में दिया रहेगा, नॉर्मलिटी में दिया रहेगा, आपको मोलरिटी में चेंज करना है। तो मोलरिटी में चेंज करने के लिए आपको फार्मूला, आपको जब सॉल्यूशन पढ़ा रहा था तो उसमें एक चीज़ आपको पढ़ाया था, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में रिलेशन,
उसमें क्या बताया था कि नॉर्मलिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोलरिटी इंटू वैलेंसी, या आप बोलते हैं मोलरिटी इंटू एक्स फैक्टर। ठीक है, वो चीज़ आपका यहाँ पे यूज होगा जब आपको नॉर्मलिटी दिया रहेगा कि जैसे दे दिया 0.2N H2SO4 का, आपको क्या निकालना है, pH निकालना है। तब के केस में वो जो N लिखा है उसको आप क्या करेंगे, मोल पर लीटर में चेंज करेंगे या आप मोलरिटी में चेंज करेंगे। ठीक है, तब आपका आंसर आएगा। अगर आपने वहीं से 0.2 का ही रख के माइनस आप log S प्लस कर दिए, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। तो अभी क्वेश्चन करवाऊँगा, बिल्कुल परेशान ना होइए। इसके बाद लिखिए शो द pH वैल्यू रेंज, शो द pH वैल्यू रेंज फ्रॉम 0 to 14, 0 to 14, 0 से लेके 14 तक होता है आपका इसका pH वैल्यू का जो रेंज होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। ठीक है, अब जैसे आपसे पूछ लिया गया कि pH स्केल क्या होता है, तो जिस चीज़ पे आपका स्केल नोट किया जाता है या डिनोट किया जाता है वो pH स्केल होता है। तो उसकी डिफिनीशन हम लोग कैसे लिखेंगे, द स्केल ऑन व्हिच pH वैल्यू आर कंप्यूटेड, द स्केल ऑन व्हिच, द स्केल ऑन व्हिच the scale on which computed, the scale on which pH value are computed is known as value are computed are known as pH स्केल। ठीक है, ये आपका pH स्केल हो गया है। अब इसी में जैसे आपको pH वैल्यू किस जो रेंज होता है या आप उसका वाटर आयन, वाटर है ना, वाटर को कैसे डिसोसिएट करते हो, H प्लस और OH माइनस में करते हो ना, तो उसको जैसे हम लोग वाटर को डिसोसिएट कर रहे हैं, H प्लस H2O पहले लिखो, H2O डिसोसिएट इनटू आयंस ये क्या हो जाएगा, H2O से क्या बनेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है, ये किस में डिसोसिएट हुए, H प्लस और OH माइनस में। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, या पहले इसको जैसे हम लोग क्या करते थे, डिसोसिएशन कांस्टेंट आता था ना, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट जैसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते थे, केसी निकालते थे, तो क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ H कंसंट्रेशन ऑफ OH अपान कंसंट्रेशन ऑफ H2O। तो यहाँ पे मान लो अगर हम लोग एसिड, मान लो हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर का ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वाटर, अभी हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपान कंसंट्रेशन ऑफ H2O। इसको क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, K इंटू H2O इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब यहाँ K इंटू H2O का मतलब ये हम लोग वाटर लिख सकते हो, W से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, KW, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, KW इक्वल्स टू H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन। ठीक है, ये इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे ये इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिखेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बताता हूँ। इसको नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर इसके बाद ये पोर्शन इसको मिटा के फिर आगे ये इसको एक ही साथ में बताएंगे। जल्दी से नोट करिए इसको।
नोट हो गया? हुआ? अरे बोल भी दो, प्रेशर आ गया एग्जाम का तो डरो नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरो। जब तक हम हैं केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं होगी। मिटा रहे हैं इसको। देखो यहाँ पे इसको देखो, के डब्ल्यू था, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, के डब्ल्यू वेयर के डब्ल्यू इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू इज एक्सपेरिमेंटली the value of kW is experimentally is 1 into 10 के पावर -14, इज 1 into 10 के पावर -14। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया है या फाउंड किया गया है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 molecule of water dissociate 1 molecule of water, जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, वाटर इक्वेशन फर्स्ट से, तो 1 molecule ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये इसको आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए, ये इसको सेकंड मान लीजिए, और यहाँ पे आप लिखिए इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड है, ये फर्स्ट इक्वेशन है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1 molecule ऑफ H2O या वाटर, 1 molecule ऑफ वाटर डिसोसिएट इंटू 1H प्लस आयन, 1H प्लस आयन एंड 1 OH माइनस आयन, 1H प्लस आयन एंड 1 OH माइनस आयन। और ये जो आपको बता रहे हैं, ये आपका 2.5 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, आपके 2.5 नंबर का आता है कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल के नाम से आपको हेडिंग आएगी, या पीएच स्केल लिखा रहेगा, डिफाइन द पीएच स्केल ऐसे करके आएगा, तो वो 2.5 नंबर का आपका रहेगा। फिर एक न्यूमेरिकल रहेगा आपका, चाहे आपका बफर सॉल्यूशन का न्यूमेरिकल रहेगा, या फिर आपसे डायरेक्ट पीएच निकालने के लिए बोल देगा कि 2 पॉइंट दे दिया है कि वन एम लिख लिया, और या 0.001 m HCl और 0.001 m H2SO4 ऐसे दे दिया। मिक्सचर नहीं, जब मिक्सिंग बोलेगा तब आप फार्मूला दूसरा लगाएंगे, अगर मिक्सिंग नहीं बोला है तब आप क्या करेंगे, HCl का अलग निकालोगे, उसका H2SO4 का अलग निकालोगे। आप वो फार्मूला मत लगाने लगिएगा कि दोनों क्या हैं, कंसनट्रेट, या आप बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड करके आप लगा देंगे, आंसर दूसरा कुछ आएगा, और यहाँ पे अलग अलग पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कहाँ क्या यूज करना है, बिल्कुल आप फोकस करके सुनते रहिए। अब क्लास आप लोग काफ़ी
काफ़ी दिन हो गया ना, क्लास बंद हो गई और काफ़ी दिन पहले आपको पढ़ाया गया था। यहाँ पे देखिए एस प्लस आयन एंड ओ एच माइनस आयन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वैल्यू आप क्या करेंगे उस वाले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में जो है, तो आप जैसे इसको हम लोग आयन कंसंट्रेशन में लिखें तो यहाँ सो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आयन इन प्योर वाटर इज सेम, इन प्योर वाटर इज क्या हो जाएगा सेम। जब सेम हो गया तो आप क्या करेंगे, ये वैल्यू ले जाके यहाँ पुट कर दीजिए, के डब्ल्यू की वैल्यू आपको पता है। तो जब सेम हो गया तो ये इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस इंटू एच प्लस, ओ एच की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे H प्लस, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14। तो ये क्या हो जाएगा H प्लस का स्क्वायर हुआ इक्वल्स टू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं H प्लस इक्वल्स टू, H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू अंडर रूट 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14। इसी को आप लिख सकते हो H प्लस इक्वल्स टू 1 इंटू 10 के पावर माइनस 7, या आप लिख सकते हो 7 का स्क्वायर और यहाँ अंडर रूट लगा दो, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा H प्लस की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू OH माइनस की कंसंट्रेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर इसके बाद अभी इसका कंडीशन जो है एसिडिक के लिए क्या होगा, बेसिक के लिए क्या होगा, उसको करके फिर ये लेक्चर आपको यहीं पे मतलब एंड करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है आपके पेपर में इलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। फिर उसके बाद आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे, पीएच स्केल का न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे वो सब बताएंगे। इसको जल्दी से नोट करिए। नोट हुआ, बोलिए, अरे बोल भी दो, नोट हो गया ना। अब ये आपको पता है ना OH माइनस की ये 10 के पावर माइनस 7 होगा। यहाँ पे देखिए अभी सब लोग यही लिख के चले आए होंगे। यहाँ देखिए 10 के पावर माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे जब ये स्क्वायर हटाओगे तो ये हट जाएगा, और जब ये हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन यहाँ सेम है, हमने सेम लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 के पावर माइनस 7। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 10 के पावर माइनस 7 हो जाएगा मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बताना था, जैसे आपको दिया है कंडीशन, कंडीशन का मतलब एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा और न्यूट्रल कब होगा। तो पहले ये थोड़ा सा फिगर बना लीजिए। जैसे ये 0 है, यहाँ पे ये 7 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 14। तो 0 से 7 के बीच में ये आपका क्या हो जाएगा एसिडिक, और 7 पे क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और ये 7 से 14 के बीच में क्या हो जाएगा बेसिक। ठीक है, तो उसका अभी कंडीशन मैं लिखा दे रहा हूँ, इसको आप चाहे ऐसे गाढ़ा कर लीजिए, देखने में अच्छा लगेगा।
ठीक है। इसके बाद इसमें कंडीशन मैं लिख दे रहा हूँ। कंडीशन आप लोग देखिए, जैसे अगर H+ की कंसंट्रेशन, या आप ऐसे लिखिए, सो कंसंट्रेशन ऑफ H+, so concentration of H+ and OH- in pure water, and OH- in pure water, ये कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इसका, 10 की पावर, या आप बोल सकते हो 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब जैसे आपको कंसंट्रेशन आपको बता दिया गया है कि एसिडिक के केस में क्या होगा, बेसिक के केस में क्या होगा, उसको कंडीशन हम लोग लिख ले रहे हैं। जब ये इतना होगा, ठीक है, तब के केस में क्या हो जाएगा, देन द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ठीक है, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। जब इसकी 1 × 10⁻⁻7 आ जाएगी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। अगर क्या हो जाए, H+ की कंसंट्रेशन इज़ ग्रेटर देन OH- की कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, तब कंडीशन आपका ये हो जाएगा एसिडिक। और अगर H+ की कंसंट्रेशन जो है वो OH- की कंसंट्रेशन से कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक शुरू से जो आपने लिखा था, जहाँ से कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल, यहाँ तक आप लिखेंगे तब आपको 2.5 नंबर मिलेगा, अगर आपको नंबर लेना है। और ये आसान है, आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको चीज़ें आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये जो लेक्चर है यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में आपको देखिए, अब ये वाला तो अभी प्रीमियर कर रहा हूँ, कुछ वीडियो अब आपके लगातार आएंगे, तो आपको उसमें टाइमिंग ये नहीं फिक्स रहेगा कि इतने बजे आएगा, क्योंकि आपका सिलेबस खींच के मतलब ख़त्म करना है। सिलेबस लगभग ख़त्म ही है, जो आपका न्यूमेरिकली पार्ट है, थियोरेटिकल वाला धीरे धीरे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।